ठीक है, तो ये हमारे पास प्रोटोटाइपिंग की जो है वो फ्लो डायग्राम है कि किस तरीके से हम किस सीक्वेंस में काम कर रहे होते हैं प्रोटोटाइपिंग मॉडल में। नीड फॉर अ प्रोटोटाइप एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ठीक है, अब क्वेश्चन हियर इज दैट व्हाई डू वी नीड प्रोटोटाइप एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ठीक है, तो उसका हमने जो है वो ऑलरेडी और भी देख लिया कि वाटरफॉल की लिमिटेशन थी कि हम कस्टमर से कम्युनिकेशन हमारी कम से कम है और रिक्वायरमेंट जो है वो कम्प्लीटली डिफाइन नहीं हो पा रही होती कि यूजर कस्टमर एक्सप्लिसिटली क्या चाह रहा है और डेवलपर क्या चीज अंडरस्टैंड कर रहा है। तो इसीलिए हमने सोचा कि हम क्यों ना एक प्रोटोटाइपिंग बना लें, यानी कि जो एक्चुअल सिस्टम हम बनाएंगे उसकी कुछ स्क्रीन पहले से बना लें। तो ये जबानी कलाम में बात करने से अच्छा है कि हम एक यूजर इंटरफेस बना लें, एक स्क्रीन लेआउट बना लें और वो हेल्प आउट कर रहा हो यूजर को कि किस तरीके से हमने जो है वो एप्लीकेशन का इंटरफेस डिजाइन करना है। An important percent is to illustrate the input data formats, messages, report, and the interactive dialogues to the customer। ठीक है, कस्टमर को आप ये बता सकें कि देखिए ये हमने एक इंटरफेस बनाया है, अभी हमने कुछ इम्प्लीमेंटेशन नहीं की, सिर्फ एक इंटरफेस बनाया है, आप इसको ओके कर दें तो एक्चुअल कोडिंग और इम्प्लीमेंटेशन के बाद आपका सिस्टम ऐसा दिखेगा। मीन्स वो एक विजुअलाइजेशन हो जाए कस्टमर को थ्रू यूजर इंटरफेस। This is a valuable mechanism for gaining better understanding of the customer needs, how the screen might look like। ठीक है, जिसमें कस्टमर को आइडिया हो जाए कि बनने के बाद हमारी एप्लीकेशन किस तरीके से व्यू होगी, वो विजुलाइज कर सके, मैप कर सके। हाउ द यूजर इंटरफेस वुड बिहेव, जो यूजर इंटरफेस है वो कैसे बिहेव करेगा। लेट से अगर मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो मैं कौन से पेज पे नेविगेट हो जाऊंगा, अगर मैं ये इन्फॉर्मेशन एडिट करूंगा तो मेरे सिस्टम में क्या क्या चेंजेस होंगे। हाउ द सिस्टम वुड प्रोड्यूस आउटपुट्स। ठीक है, यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि हमारा सिस्टम जो है वो आउटपुट कैसे प्रोवाइड करेगा। ठीक है, कुछ भी इंफॉर्मेशन मैं एडिट कर रही हूँ तो उसके बाद सिस्टम उसको किस तरीके से शो करवा रहा है। सो बेसिकली प्रोटोटाइपिंग इज फोकस ऑन यूजर इंटरफेस। वो ये प्रोटोटाइपिंग अप्रोच ये चीज एम्फेसाइज कर रही है कि आप रिक्वायरमेंट्स को डॉक्यूमेंट तो करेंगे ही सही, लेकिन टोटली उस पर रिलाई करने के बाद वो जो आपने डॉक्यूमेंट किया है, डॉक्यूमेंट करने के बाद आप उसका यूजर इंटरफेस जनरेट करें। जी अवेश बेटा, कोई क्वेश्चन है? मोहम्मद अवेश। जी मैंने आपको अनम्यूट कर दिया यहाँ से। मैम जो प्रोजेक्ट होता है तो वो कोई भी चीज़ हो सकती है, जैसे वेबसाइट हो जाए या डेटाबेस हो जाए। अच्छा देखो, वेबसाइट के पीछे भी डेटाबेस तो चल रही होगी ना। अगर आप कोई वेबसाइट भी चला रहे हो, वेबसाइट पे जब यूजर लॉगिन करेगा तो वो लॉगिन कहीं ना कहीं डेटाबेस से तो कैटर होगी कि ये यूजर एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो मिस अगर हम उन्हें एक प्रोटोटाइप दिखा रहे हैं तो हम्म, प्रोटोटाइप जो होगा वो लाइक एज अ वेबसाइट भी हो सकता है ना। कुछ भी हो सकता है, किसी भी चीज की प्रोटोटाइपिंग, चाहे वो कोई वेबसाइट है, कोई डेस्कटॉप बेस्ड लाइक हम एप्लीकेशन अभी है, एक कोई जनरल मोबाइल ऐप जनरल है। फॉर्म में बात कर रहे हैं। हम्म, कोई भी मतलब हम तो एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं ना। एप्लीकेशन डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन भी हो सकती है, वेब बेस्ड एप्लीकेशन भी हो सकती है, मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन भी हो सकती है, कोई भी वर्किंग प्रोडक्ट हो सकती है। ठीक है, क्लियर है? ओके। ठीक है, टाइप्स ऑफ प्रोटोटाइप्स। We have different types of prototypes or different categories of prototype as well। ठीक है, they can be categorized into three categories on the basis of what they represent।
ठीक है। प्रेजेंटेशन की बेसिस पे अगर हम बात करें तो 3 टाइप्स की हमारे पास कैटेगरीज हैं। फंक्शनल प्रोटोटाइप, डिस्प्ले प्रोटोटाइप्स एंड मिनीचोर्स। ठीक है। फंक्शनल प्रोटोटाइप्स हमारे पास कौन सी होती हैं, जिसमें हमारे पास सारी वो फंक्शनैलिटीज बता रही होती है सिस्टम की, कि हमारा सिस्टम कैसे वर्क कर रहा होगा। सो दैट इज फंक्शनल प्रोटोटाइपिंग। अनदर टाइप इज डिस्प्ले प्रोटोटाइप। डिस्प्ले प्रोटोटाइपिंग हमारे पास क्या होती है, जो फ्रंट एंड बता रही होती है कि यूजर इंटरफेस हमारे पास सॉफ्टवेयर का क्या होगा। एंड अनदर वाज मिनीचोर। मिनीचोर हमारे पास किस तरीके से काम होता है, जो हमारी फाइनल एप्लीकेशन बनेगी उस फाइनल एप्लीकेशन के लाइक स्क्रीनशॉट्स, कि फाइनल एप्लीकेशन बनने के बाद किस तरीके से हम थोड़े बहुत जो है वो टेस्ट डाटा भी डाल देते हैं। लाइक डेटाबेस में क्या अभी स्टार्ट में तो हमने कोडिंग नहीं की, ना हमने कोडिंग किया ना डिजाइन प्रॉपर्ली किया, हम तो सिर्फ अभी यूजर इंटरफेस बना रहे हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप कंट्रोल्स बना रहे हैं। तो मिनीचोर्स लाइक एक ऐसे सॉर्ट ऑफ एप्लीकेशन जिसमें हमने एक ओवरव्यू दे दिया है कि वो किस तरीके से पूरा एक फ्लो ऑफ सिस्टम डिफाइन कर रहा है। और अगर हम यूजेबिलिटी परस्पेक्टिव का देखें तो हम प्रोटोटाइप को कैटेगराइज कर सकते हैं दो वे में, थ्रो अवे प्रोटोटाइप, एवोल्यूशनरी प्रोटोटाइप। अच्छा, थ्रो अवे प्रोटोटाइप इज जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन गैदरिंग और रिक्वायरमेंट गैदरिंग। ठीक है। थ्रो अवे प्रोटोटाइपिंग क्या है, जस्ट एज अ रिक्वायरमेंट गैदरिंग टूल हम यूज कर रहे हैं। प्रोटोटाइपिंग बनाई, कस्टमर से फीडबैक लिया, कस्टमर ने फीडबैक सजेशन दे दिया, जैसे ही वो फाइनलाइज हो गया उस प्रोटोटाइप को हमने डिस्कार्ड कर दिया। मीन्स वो हमारी डेवलपमेंट का पार्ट नहीं है, वी हैव जस्ट यूज्ड इट फॉर द टेकिंग द रिक्वायरमेंट फ्रॉम द कस्टमर। तो ये थ्रो अवे प्रोटोटाइप इज नॉट द पार्ट ऑफ एक्चुअल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। बनाया, कस्टमर से फीडबैक लिया, उसको डिस्कार्ड कर दिया, हटा दिया। फिर नई प्रोटोटाइपिंग बनाई नए फीचर के लिए, नए जो है वो सिस्टम के नए लेट से मॉड्यूल के लिए, उसके लिए एक और प्रोटोटाइपिंग बनाई, कस्टमर को दिखाई, उसने कुछ सजेशन दी, उसको अपडेट किया प्रोटोटाइपिंग में, जैसे ही वो फाइनलाइज हो गया उसको हटा दिया, डिस्कार्ड कर दिया। एवोल्यूशनरी प्रोटोटाइप मीन्स कि आपने एक इनिशियल प्रोटोटाइपिंग बनाई थ्रू एनी टूल, कस्टमर को दिखाई, कस्टमर सेटिस्फाई हो गया, आपने उसको अपने डेवलपमेंट का पार्ट बना दिया। मीन्स उसी को ही आप इन्हेंस करते रहेंगे, उसी को मॉडिफाई करते रहेंगे, और वही आपका सिस्टम या एप्लीकेशन उसी प्रोटोटाइपिंग को आपने क्या कर दिया, इन्हेंस करते चलेगा। So that is the two different categories of prototyping on the basis of their usability, कि हमने उसको यूज कैसे करना है। थ्रो अवे प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइपिंग बनाई, डिस्कार्ड कर दी। एवोल्यूशनरी प्रोटोटाइप बनाया और उसको ही इनहेंस करते रहे, उसी को मॉडिफाई करते हुए एप्लीकेशन का पार्ट बना दिया। व्हेन टू यूज प्रोटोटाइपिंग मॉडल, प्रोटोटाइपिंग मॉडल हम यूज क्यों करेंगे, कब करेंगे। दिस इज वेरी यूजफुल व्हेन रिक्वायरमेंट्स आर नॉट क्लियर। ऐसे सॉफ्टवेयर या ऐसी एप्लीकेशन जब आप बनाने जा रहे हो जिसमें कस्टमर की आपको जो है वो ऐसे इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है, उनके साथ पहले कभी काम नहीं किया, और जो रिक्वायरमेंट्स हैं कस्टमर की वो प्रॉपरली आपके पास क्लियर नहीं है स्टार्ट फेज से। ठीक है। स्टार्ट फेज में बहुत सारी एम्बिगिटी है, कंफ्यूजन है, कस्टमर आपको सही से बता नहीं पा रहा, आप उसकी बात को कम्प्लीटली गेट नहीं कर पा रहे। ठीक है। दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो जो बताना चाह रहा है आपको समझ नहीं रहे, या जो वो बता रहा है वो आप उसमें नहीं समझ रहे जो उसकी रिक्वायरमेंट है, आप एज टेक्निकल एंड से उसको देख रहे हो, वो नॉन टेक्निकल यूजर है। ठीक है। तो ऐसी चीज जहाँ पे गैप बहुत ज्यादा हो और रिक्वायरमेंट प्रॉपरली अंडरस्टैंड ना हो सके, तो वहाँ पे आप क्या कर रहे होंगे, आप प्रोटोटाइपिंग मॉडल यूज कर रहे होंगे, थ्रू एक इंटरफेस हम रिक्वायरमेंट्स ले सकें। Prototyping model should be used when the desired system needs to have a lot of interaction with the end user। जब interaction end user से बहुत ज़्यादा चाहिए हो आपको सॉफ्टवेयर डेवलप करते वक्त, तो उस टाइम भी आप प्रोटोटाइपिंग मॉडल यूज कर सकते हैं, सो दैट यू कैन कम्युनिकेट विद द यूजर थ्रू इंटरफेस। यानी कि आप उससे डॉक्यूमेंटेशन से ज़्यादा फोकस किस पे हो, यूजर इंटरफेस पे, आप उसके थ्रू उससे रिक्वायरमेंट्स ले रहे हो। Typically, online systems, web interfaces have a very high amount of interaction with end users, are best suited for prototyping model। ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि जो हमारे पास ऑनलाइन सिस्टम्स हैं, अब जैसे हम ऑनलाइन सिस्टम की बात करें या हम वेबसाइट्स की बात करें,
तो वेबसाइट्स के लिए कस्टमर की इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा है। जैसे हम कीट एलएमएस की बात करें, तो कीट एलएमएस की जो है वो यूज़र इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा है। सारे स्टूडेंट भी यूज़ कर रहे हैं, हम भी यूज़ कर रहे हैं, और अब तो क्योंकि ये पेंडेमिक सिचुएशन की बात, तो उसका यूसेज और ज़्यादा बढ़ गया है। सारे कंटेंट्स वहाँ रखने हैं, लेक्चर्स भी वहीं से कंडक्ट होंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स का लिंक भी वहाँ अपलोड करना है। तो अब ऐसे सिस्टम जहाँ पे यूज़र की इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा है, तो उस टाइप ऑफ सिस्टम के लिए हम डेफिनेटली प्रोटोटाइपिंग मॉडल यूज़ कर रहे होंगे, सो दैट यूज़र अच्छा कोई ऐसी एप्लीकेशन हो जो हम कि पर्टिकुलर किसी एक यूज़र के लिए बनाना, जो एक यूज़र को यूज़ करना है, तो वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि हम प्रोटोटाइपिंग मॉडल बनाएँ, क्योंकि उसमें मल्टीपल यूज़र्स नहीं है हमारे पास। एक ही यूज़र है, उस एक यूज़र से हम रिक्वायरमेंट लेकर चाहें तो प्रोटोटाइपिंग कर लें, चाहें तो प्रोटोटाइपिंग ना भी करें तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। Benefits of prototyping model. Prototyping ensures that the end user constantly work with the system and provide a feedback, which is incorporated in the prototype to result in a usable system. यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि हम थ्रू आउट स्टार्ट से जो हमारे एंड यूजर है, जो एक्चुअल यूजर है जिन्होंने सिस्टम यूज करना है, वो हमें क्या कर रहे हैं, सिस्टम के साथ थ्रू आउट काम कर रहे हैं। यानी कि हमने उनको इंटरफेस डिजाइन करके दिया, वो उस इंटरफेस को क्या कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है, इंस्पेक्ट कर रहे हैं और अपना फीडबैक दे रहे हैं कि कहाँ पे क्या-क्या चीज़ें चेंज होनी चाहिए, और वो चीज़ें, ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन पे नहीं हो रही, पेपर वर्क नहीं हो रही, ये सारी चीज़ें इंटरफेस पे हो रही है कि एक्चुअल एप्लीकेशन बनने के बाद ऐसी दिखेगी, ये इंटरफेस होगा, ये बटन होगा, इसके क्लिक करने पे यहाँ जाएगा। फिर कस्टमर वहाँ पे अपनी जो है वो विजुअलाइज़ करके अपने सिस्टम को आपको और रिक्वायरमेंट्स को अपडेट कर रहा होगा। दे आर एक्सीलेंट फॉर डिजाइनिंग गुड ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस सिस्टम, ठीक है, एचसीआई जिसे हम कह रहे हैं, एचसीआई बेस्ड सिस्टम, गुड एचसीआई बेस्ड सिस्टम डिजाइन करने के लिए एक बहुत अच्छी अप्रोच है आपकी। Some benefits include, इसके benefits क्या हैं? Since in this methodology a working model of the system is provided, the user get a better understanding of the system being developed. क्योंकि इस methodology में, इस process model में हम क्या कर रहे हैं, एक वर्किंग मॉडल दिखा रहे हैं। मॉडल क्या होता है? एक्चुअल सिस्टम जो बनने जा रहा है उसकी रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, उसकी विजुअलाइजेशन। यहाँ पे वर्किंग मॉडल क्या है कि जो एक्चुअल सिस्टम आप बनाएंगे 5-6 महीने बाद, उसका आपने एक फ्रंट एंड दिखा दिया कि बनने के बाद आपकी एप्लीकेशन ऐसी होगी। अब आप बताएं कि आप इससे सेटिस्फाई हैं या आप इसमें और फीचर्स या और फंक्शनैलिटी ऐड करना चाह रहे हैं। एरर्स कैन बी डिटेक्टेड मच अर्लियर, बहुत स्टार्ट में ही बहुत सारे एरर्स आइडेंटिफाई हो जाएंगे कि आपने कोई चीज़ अपने अंडरस्टैंडिंग पे डिज़ाइन कर ली, अब कस्टमर कह रहे हैं नहीं, ये वाला फीचर इस तरीके से नहीं, ये वाला फीचर इस तरीके से वर्क करना चाहिए, बटन के क्लिक होने पे यहाँ नहीं जाना चाहिए, यहाँ। तो स्टार्ट वाले फेज पे ही, स्टार्टिंग में ही आपको बहुत सारे एरर्स आइडेंटिफाई हो चुके होंगे। क्विकर यूजर फीडबैक इज अवेलेबल लीडिंग टू बेटर सॉल्यूशन, बहुत जल्दी जल्दी आपको यूजर फीडबैक मिल रहा होगा, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ कि पेपर में डॉक्यूमेंट लिस्ट डाउन करें, वो मुश्किल होगा आपके लिए, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि आप मुझे एक इंटरफेसेस बना के दिखाएं कि अगर एक एप्लीकेशन है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, तो उसकी इंटरफेसेस क्या क्या हो सकते हैं, तो वो यूजर इंटरफेस बनाना आपके लिए ज़्यादा आसान होगा एज कम्पेयर टू डॉक्यूमेंट पे जाके लिस्ट डाउन करना। मिसिंग फंक्शनैलिटी कैन बी आइडेंटिफाइड इजीली, जो मिसिंग फंक्शनैलिटी है वो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या चीज़ मिसिंग है। Confusion or difficult functions can be identified, requiring validation, quick implementation of incomplete but functional application. ठीक है, आपकी कोई ऐसी चीज़ या कोई ऐसा फीचर या कोई ऐसा मेथड जो आपको लग रहा है कि कंफ्यूजिंग है, डिफिकल्ट है, इम्प्लीमेंटेशन भी उसकी मुश्किल है, तो उसकी रिक्वायरमेंट्स वैलिडेशन आपको स्टार्ट फेज से ही मिल रही होंगी। उसको आप क्विक इम्प्लीमेंट करें, उसका यूजर इंटरफेस डिज़ाइन करें, आपके पास एक इनकम्प्लीट बट एक फंक्शनल एप्लीकेशन होगी। फंक्शनल एप्लीकेशन मीन्स कि आपको पता होगा कि फंक्शन किस तरीके से काम कर रहा है, फंक्शनैलिटी क्या होगी आपकी एप्लीकेशन की, क्योंकि ज़ाहिर है अभी कंप्लीट तो नहीं है, इनकम्प्लीट है जिसका आपने सिर्फ फ्रंट एंड डिज़ाइन किया है, लेकिन आपको उसका फंक्शनल ओवरव्यू पता चल जाएगा। जी क्लास, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है?
नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ड्रॉबैक्स ऑफ प्रोटोटाइपिंग। ड्रॉबैक्स क्या है आपके पास? इनसफिशिएंट रिक्वायरमेंट एनालिसिस। ठीक है, रिक्वायरमेंट को प्रॉपरली आपने एनालिसिस नहीं किया, तो अब आपका मेन फोकस कहाँ चला गया? रिक्वायरमेंट एनालिसिस से हटके कहाँ चला गया? प्रोटोटाइपिंग। मीन्स अब आप डिपेंडेंट हो गए प्रोटोटाइप पे, और उस पर आपने एनालिसिस और डिजाइन वीक हो गया आपका। वहाँ एसडीएलसी में मेन फोकस एनालिसिस और डिजाइन बहुत स्ट्रांग था, क्योंकि उसी पे ही पूरा सिस्टम रिलाई कर रहा था। यहाँ जी क्लास वहीं से कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, जब तक मैं आपकी अटेंडेंस शीट ओपन कर रही हूँ, मीनवाइल अगर कोई क्वेश्चन है अब तक जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं, तो आप वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके क्लास में अटेंडेंस कॉल कर रही हूँ फर्स्ट सेशन की। जिस स्टूडेंट का नेम कॉल करूँ वो काइंडली अपना जो है नेम एंड स्टूडेंट आईडी यहाँ चैट पे मुझे सेंड कर दे। ठीक है, जस्ट 2 टाइम नेम कॉल करूंगी, इस पे अगर आपने अटेंडेंस अपनी सेंड नहीं की चैट पे, तो फिर आप एब्सेंट मार्क हो जाएंगे। ठीक है, मोहम्मद अवेस। ओके प्रेजेंट। मोहम्मद अरीफ प्रेजेंट। सोहेब रियाज प्रेजेंट। रिदा फातिमा गिलानी। रिदा फातिमा गिलानी एब्सेंट। लास्ट की क्लास में भी दोनों सेशन में नहीं थी रिदा। रिदा मुकद्दस। ओके रिदा। मोहम्मद आफाक खान। मोहम्मद आफाक खान एब्सेंट। फैजान शहजाद। फैजान शहजाद एब्सेंट। बिस्मा खान। बिस्मा खान। क्लास आवाज आ रही है? हेलो। ओके आफाक, आपकी प्रेजेंट मार्क कर दी मैंने। आफाक। बिस्मा खान प्रेजेंट। ओके या हबीब। मोहम्मद अजीम। समीद इकबाल। ओके समीद। सैयद काशान अली। सैयद काशान अली। ओके। ताबीर। ताबीर एब्सेंट। मोमल। मोमल एब्सेंट। उसामा रशीद। उसामा रशीद एब्सेंट। मोहम्मद फसील रजा। मोहम्मद फसील रजा एब्सेंट।
ओके जी, एनीवन एल्स जिसका नेम कॉल नहीं हुआ, लिस्ट में नहीं हो, जिसका नेम जी समित। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। जी बेटा। मैम मैम कहता वो अटेंडेंस आप नेम कॉल करते हैं साथ चैट में के बजाय हम लोग अगर बोल के प्रेजेंट बोलते हैं। उसमें बहुत प्रॉब्लम होगी, मुझे सबको अनम्यूट करना पड़ेगा और फिर वो बैकग्राउंड नॉइज की वजह से ना बहुत डिस्टरबेंस आ रही होती है। और फिर सब और एक साथ बोलो, मैम एक का नेम कॉल करूं, उससे नहीं बोला किसी और का नेम करूं, फिर प्रीवियस को भी याद आ गया, तो वो फिर बहुत मुश्किल होता है आइडेंटिफाई करना। मैम बाकी म्यूट सिर्फ आप मतलब होस्ट कर सकते हैं, अनम्यूट हमें जी बिल्कुल। तो मतलब हैंड रेस करना पड़ेगा हम जी, लोगों को। अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, तो आप हैंड रेज करें, फिर मैं यहाँ से आपको अनम्यूट कर दूंगी। ओके मैम। ठीक है। अच्छा, मेहरान भी है यहाँ पे। सीआर। मेहरान, मेहरान आपकी फर्स्ट क्लास है ना? इससे पहले वाले वीक में तो आप नहीं थे। अच्छा जी, दूसरा। ओके। अच्छा, जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है उनको मैंने ऐड तो कर दिया है मीटिंग में, लेकिन मैं उनकी अटेंडेंस मार्क नहीं करूंगी, लाइक फैजान शहजाद एंड फजील रजा। ठीक है, क्योंकि अब तो हमारे दोनों ही सेशन एंड ही होने वाले हैं, तो ब्रेक पे हम जाने वाले हैं। ओके जी। तो वी वर डिस्कसिंग ड्रॉबैक्स ऑफ प्रोटोटाइपिंग मॉडल। तो फर्स्ट मॉडल क्या है हमारे पास, कि हमारा जो फोकस होगा वो फोकस किस पे होगा? वो फोकस हमारे पास प्रोटोटाइपिंग पे आ जाएगा, एनालिसिस और डिजाइन से हट सकता है, चांसेस है, रिस्क है यहाँ पे। ठीक है, यूजर में गेट कंफ्यूज इन द प्रोटोटाइप एंड द एक्चुअल सिस्टम। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि आपका यूजर जो है वो एक्चुअल सिस्टम और जो आपने प्रोटोटाइपिंग बनाई है उसमें ही कंफ्यूज हो जाएगी। प्रोटोटाइपिंग में ऐसा हो रहा है, एक्चुअल सिस्टम में ये हो रहा है, तो उसी में ही कंफ्यूजन हो सकती है यूजर को। This methodology may increase the complexity of the system as the scope of the system may expand beyond original plans. हाँ जी, यहाँ पे ये हो सकता है कि कॉम्प्लेक्सिटी सिस्टम की बढ़ सकती है। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी कैसे बढ़ सकती है? कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास इस तरीके से बढ़ सकती है कि हम, हाँ जी, ताबिर ने भी ज्वाइन कर लिया है। ओके। हाँ जी, तो हम डिस्कस कर रहे थे सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ सकती है, लाइक हमारे पास सिस्टम का स्कोप चेंज हो सकता है थ्रू फ्रंट एंड। ठीक है, कस्टमर वो चीज़ें भी बता सकता है जो हमारे स्कोप में या प्रोजेक्ट का पार्ट ना हो। ठीक है, क्योंकि उसके पास तो यूजर इंटरफेस आ रहा है ना, वो उस यूजर इंटरफेस को देख के जो चीज चाहे ऐड करवाना चाहे। तो हो सकता है कि इसकी बेसिस पे हमारे सिस्टम का जो एक्चुअल स्कोप है, स्कोप इज बेसिकली बाउंड्री ऑफ द सिस्टम, क्या चीजें हम करेंगे और क्या चीजें हम नहीं करेंगे। तो एक बहुत ही जो है वो क्लियर लाइन डिफाइन होती है कि हमने सिस्टम में क्या क्या चीजें परफॉर्म करनी है। तो जब आप यूजर इंटरफेस कस्टमर को दिखा रहे हैं, तो वहां से हमारे पास पॉसिबिलिटी है, वी हैव चांसेस, कस्टमर क्या करे, कस्टमर जो है वो देख के जो है वो और चीजें ऐड ऑन करवा दे जो आउट ऑफ स्कोप हो सिस्टम के। तो ये भी हमारे पास जो है वो एक ड्रॉबैक हो सकता है। Developers may try to reuse the existing prototypes to build the actual system even when it is not technically feasible. हाँ जी, डेवलपर एंड से ड्रॉबैक क्या हो सकता है कि डेवलपर कहे कि हाँ ठीक है, फ्रंट एंड तो वर्क कर रहा है, मोस्ट रिलाय ऑन फ्रंट एंड, और उसकी बेसिस पे जो वो कोड इम्प्लीमेंट कर रहा है उसको बाईपास भी कर दे। ठीक है, कि इसमें अगर कुछ एरर भी है तो चलेगा, टेक्निकली एंड पे जो है बहुत सारी चीजें मिस होने के चांसेस हो सकते हैं जब हम प्रोटोटाइपिंग मॉडल यूज कर रहे होते हैं। क्योंकि हमारा जो फोकस होता है
वो किस पे होता है, वो हमारे फ्रंट एंड पे होता है। तो उसी फ्रंट एंड को देख के हम कहते हैं फ्रंट एंड तो बन गया, इसके बैक एंड पे कोड चाहे जैसे भी लगा दो, चाहे वो अच्छा फंक्शनल कोड हो या ना हो, टेक्निकली फिजिबल हो या ना हो, बस लगा दो कि चल जाएगी इस तरीके से। ठीक है, तो फ्रंट एंड देखकर बहुत ज़्यादा चांसेस है कि हमारा बैक एंड जो है वो उस पे जो है वो इम्पैक्ट पड़ सकता है। The effort invested in building prototypes may be too much if it is not monitored properly. अगर आपने प्रॉपरली टाइम को मैनेज नहीं किया, प्रॉपरली टाइम डिफाइन नहीं किया, तो हो सकता है कि प्रोटोटाइप को डेवलप करने का जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा लग जाए। तो जब बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए तो फिर एनालिसिस, डिज़ाइन और कोडिंग में फिर आप क्या कर रहे होंगे, चीज़ें बस जस्ट फिक्स इन कर रहे होंगे। वहाँ पे इतना ज़्यादा आपने टाइम जब प्रोटोटाइपिंग पे लगा दिया प्रोजेक्ट का 60 to 70% टाइम, तो 30% में फिर आप जो है बस ऐसे ही काम करे होंगे कि वो चल जाए किसी तरह, क्वालिटी को फिर आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। ओके, बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट मॉडल विच इज इंक्रीमेंटल और आइटरेटिव मॉडल, मेरे ख्याल में एक ब्रेक ले लेते हैं। तो यहाँ पे एक कट ऑफ पॉइंट हमारे पास आ गया, वरना फिर इस मॉडल को फिर पढ़ने में जो एक पूरा नया चैप्टर है लाइक है ये। ठीक है, तो इसके डिफरेंट टाइप्स हैं हमारे पास। आइटरेटिव मॉडल क्या होता है, इसको मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देती हूँ, फिर उसके बाद इसकी टाइप ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे। देखिए, अभी जो हमने मॉडल दो डिस्कस किए वो क्या है, वो पूरी एप्लीकेशन एक साथ, ठीक है, पूरे प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट एक साथ ली, पूरे प्रोजेक्ट को एनालिसिस एक साथ किया, पूरे प्रोजेक्ट का डिजाइन एक साथ दिया। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि प्रोजेक्ट का साइज आहिस्ता आहिस्ता बहुत बड़ा होता जा रहा है, और सेम टाइप के मतलब सेम स्कोप के या सेम टाइप के प्रोजेक्ट में भी बहुत ज़्यादा हमारे पास इन्हेंसमेंट आ रही है। तो उस इन्हेंसमेंट के लिए हम क्या करें, उस लार्ज प्रोजेक्ट को एक ही सिक्वेंशियल मॉडल पे इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता चला जा रहा था। तो इंक्रीमेंटल और आइटरेटिव मॉडल इसलिए इंट्रोड्यूस करवाए गए सो दैट वी कैन डिवाइड प्रोजेक्ट इनटू डिफरेंट स्मॉलर पीसेस इनटू डिफरेंट मॉड्यूल्स। हम पूरे एप्लीकेशन को एक साथ बिल्ड करने के बजाय हम उसको मॉड्यूल्स में या इंक्रीमेंट्स में डेवलप करें। लाइक फर्स्ट 3 मंथ्स में प्रोजेक्ट का इंक्रीमेंट 1 डेवलप हो जाए। उसमें जो एसडीएलसी के बहुत सारी लिमिटेशंस थी, लाइक कस्टमर इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, यहाँ पे कस्टमर इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होगी। वहाँ पे टिल द लास्ट फेज कोई वर्किंग मॉडल नहीं मिलेगा, यहाँ पे हर 2 to 3 मंथ बाद आपको एक वर्किंग प्रोडक्ट उस सिस्टम की मिल रही होगी। और फिर कस्टमर से कम्युनिकेशन और कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि आप चीज़ें बिल्ड कर करके उनको दे रहे हैं, वो यूज़ कर रहे हैं उसको, आपको फिर बता रहे हैं कि उसमें ये इश्यूज नहीं है, तो वो साथ साथ यूज़ भी कर रहे हैं। आपको लास्ट फेज तक वेट नहीं करना पड़ेगा कि हमारे पास कुछ टेस्ट करने के लिए कुछ है ही नहीं। हम साथ साथ चीज़ों को बिल्ड करते जा रहे हैं। पूरी एप्लीकेशन को एक साथ बिल्ड करने के बजाय हमने उस एप्लीकेशन को स्मॉल पीसेस या स्मॉल मॉड्यूल्स में हमने ब्रेक कर दिया, और 1 to 2 मंथ्स के अंदर हम एक एक मॉड्यूल डिजाइन करके कस्टमर के हैंड ओवर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो ओवरव्यू है इंक्रीमेंट मॉडल का। इन द इंक्रीमेंटल मॉडल्स, इंक्रीमेंट का मतलब क्या है, जैसे हमने प्रोग्रामिंग में भी पढ़ा था कि जब हम इंक्रीमेंट्स कर रहे होते हैं तो इंक्रीमेंट्स हमारे पास बेसिकली क्या होते हैं, हमने एक चीज इम्प्लीमेंट की, लूप चलाते थे ना हम, लूप एक दफा चली, फंक्शनैलिटी परफॉर्म हुई, उसके बाद फिर इंक्रीमेंट हो गया, एक का इंक्रीमेंट हो गया, फिर लूप दोबारा चली। तो इंक्रीमेंटल मॉडल भी क्या कर रहा है, हमने प्रोजेक्ट के लेट से बहुत सारे फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है, हमने कुछ सेट ऑफ फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स उठाया और फिर हमने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट रिमेनिंग फीचर्स में से कुछ फीचर्स उठाए, फिर उसको इंक्रीमेंट कर दिया। तो पूरे प्रोजेक्ट को हम वन बाय वन सारा एक सीक्वेंस में करने के बजाय हमने उसको पोर्शंस में ब्रेक कर दिया। In the incremental models as opposed to waterfall model, the product is partitioned into smaller pieces। वहाँ पे तो पूरे प्रोजेक्ट को एक साथ लेके चल रहे थे ना, यहाँ पे हम क्या करें, प्रोजेक्ट को हमने स्मॉल पीसेस में ब्रेक कर दिया, which are then built, और फिर उनके बाद उन स्मॉल पीसेस को वन बाय वन हम डिजाइन कर रहे हैं एंड डिलीवर टू द क्लाइंट इन इंक्रीमेंट्स एट रेगुलर इंटरवल। हर रेगुलर इंटरवल पे हम इंक्रीमेंट्स के फॉर्म में उस सिस्टम को यूजर के हैंड ओवर कर रहे हैं। रेगुलर इंटरवल का क्या मीनिंग है, मीन्स प्रॉपर सीक्वेंस के साथ कि 1 महीने में या 2 महीने में हम इंक्रीमेंट 1 हैंड ओवर कर देंगे आपके,
फिर नेक्स्ट 2 मंथ, फिर हमने जो नेक्स्ट फीचर्स उठाए इनको हम नेक्स्ट 2 मंथ से इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आपने टाइम कट ऑफ टाइम बता दिया कि हर एक एक या 2 2 महीने बाद हम आपको ये इंक्रीमेंट हैंड ओवर कर देंगे। ठीक है, लेट्स से ये हमारे पास एग्जांपल है। देयर आर 2 फंडामेंटल अप्रोचेस टू द इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट। वो फंडामेंटल अप्रोचेस क्या है? इन द फर्स्ट केस में द रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन एंड आर्किटेक्चर फॉर द होल प्रोडक्ट आर कंप्लीटेड बिफोर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द वेरियस बिल्ड कमेंसेस। यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि हम पूरे सिस्टम का रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन और आर्किटेक्चरल डिजाइन तो एक साथ दे दें पूरी एप्लीकेशन का। पहले सारी रिक्वायरमेंट लिस्ट डाउन करें पूरे सिस्टम की, फिर हम उन्हीं कंप्लीट रिक्वायरमेंट्स की स्पेसिफिकेशन एनालिसिस और डिजाइन दें पूरे प्रोजेक्ट की एक साथ, और फिर उसके बाद हम उसको मॉड्यूल्स में ब्रेक करने के बाद जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हम बाद में करें। इन अ मोर रिस्की वर्जन जो सेकंड टाइप है उसमें क्या है? वंस द यूजर रिक्वायरमेंट्स हैव बीन एनालिसिटेड, जब आपको यूजर अपनी रिक्वायरमेंट दे रहा है, द स्पेसिफिकेशन ऑफ द फर्स्ट बिल्ड आर ड्रॉन अप। तो जो आप क्या करें यहाँ पे, जो उसने पहली सेट ऑफ रिक्वायरमेंट दी है आप पहले उसकी स्पेसिफिकेशन बता दें, यानी कि आप पहले उसकी एनालिसिस और डिजाइन दे दें। पूरे रिक्वायरमेंट्स का वेट नहीं करें, जितनी रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं उन्हीं कमिंग रिक्वायरमेंट्स का आप एनालिसिस और डिजाइन कर दें। व्हेन दिस हैज बीन कंप्लीटेड, जब वो कंप्लीट हो जाए तो फिर स्पेसिफिकेशन टीम क्या करे? नेक्स्ट बिल्ड की स्पेसिफिकेशन को ले। तो यहाँ पे आपने क्या किया कि पूरे सिस्टम की जो सेकंड वाला वर्जन है, पूरे सिस्टम की जो है वो एनालिसिस डिजाइन एक साथ करने के बजाय जो अपफ्रंट रिक्वायरमेंट्स आ रही है, यानी कि जो रिक्वायरमेंट यूजर दे रहा है बस उन्हीं रिक्वायरमेंट्स को आपने क्या किया? एनालिसिस डिजाइन किया और कंप्लीट कर दिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपने कहा ठीक है अब आप नेक्स्ट रिक्वायरमेंट दे, जब उसने नेक्स्ट रिक्वायरमेंट दिया तो उसको स्पेसिफिकेशन एनालिसिस डिजाइन करें उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो यू हैव टू ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन इज दैट सारी रिक्वायरमेंट्स ले लें, सारी रिक्वायरमेंट को एनालिसिस करें, डिजाइन करें और फिर उसको इंक्रीमेंट में इम्प्लीमेंट करें। सेकंड इज दैट कि जैसे जैसे रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं जितनी आ गई हैं उसका आप जो है वो एनालिसिस डिजाइन करें, इम्प्लीमेंट करें, फिर नेक्स्ट सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स लें जो कि थोड़ा सा रिस्की है। जी सोएब। मैम ये ज़रूरी तो नहीं है सेकंड सेट ऑफ जो सेकंड वाला ऑप्शन है उसमें ज़रूरी तो नहीं है कि जो हम जो मॉड्यूल बिल्ड कर रहे हैं उसकी रिक्वायरमेंट हमारे पास मौजूद हो, क्योंकि रिक्वायरमेंट जब हमारे पास टाइम बाय टाइम आएगी तो हम्म उसमें ये भी पॉसिबिलिटी है कि कोई रिक्वायरमेंट जो अभी जो रिक्वायरमेंट हमारे पास आ चुकी है हम्म वो जो मॉड्यूल पे हम काम करना शुरू कर रहे हैं उसकी पूरी रिक्वायरमेंट ना हो, तो क्योंकि इसीलिए तो हम कस्टमर तो इसको भी हमें एक रिस्की साथ कह रहे हैं। रिक्वायरमेंट है। इसीलिए तो हम हम्म, इसको कह रहे हैं कि ये रिस्की है। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें रिक्वायरमेंट्स का लीक आउट होना, मिस आउट होने के चांसेस भी इस वाले वर्जन में ज्यादा है। सही और ये सही भी पॉसिबल नहीं है कि एक पेज अगर वो बनाना चाह रहा है तो उसकी सारी रिक्वायरमेंट्स एक एक साथ या एक्सप्लिसिटली बता दे। सही। ठीक है, तो ये थोड़ा सा रिस्की है क्योंकि इसमें हम कैसे पैरेलल में काम कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कैसे कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स आ गई, अगर हो सकता है वो फर्स्ट वाले से लिंक हो जो फ्रीज हो चुकी है या जिसपे इम्प्लीमेंटेशन हो चुकी है, तो फिर हम उसको कैसे ऐड ऑन करेंगे। तो ये थोड़ा सा रिस्की वर्जन है। इस पे फिर हमें बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट टीम रिक्वायर्ड होगी और प्रोजेक्ट की नेचर भी उसमें पहले से डिपेंड होगी कि वो प्रोजेक्ट टोटली आपका मॉड्यूलर प्रोजेक्ट हो। तो उसमें आप मॉड्यूल्स में ब्रेक करेंगे और फिर एक मॉड्यूल की सारी रिक्वायरमेंट्स पहले लेंगे। लेट्स से अगर मैं लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम की बात करूं तो उस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम को हम ब्रेक कर सकते हैं मल्टीपल मॉड्यूल्स में। लाइक उसमें हमारे पास कोर्स मैनेजमेंट हो सकती है, उसमें अटेंडेंस का एक अलग से मॉड्यूल हो सकता है, उसमें क्विजेस का एक मॉड्यूल हो सकता है। तो जब मैं क्विजेस के मॉड्यूल की बात करूं तो उसमें सारी की सारी चीजें क्विजेस से रिलेटेड ही होनी चाहिए। उसमें फिर यूजर रजिस्ट्रेशन ना इन्वॉल्व हो, मतलब किसी और मॉड्यूल के रिक्वायरमेंट मिक्सअप नहीं होनी चाहिए। प्रॉपरली आप मॉड्यूल्स में ब्रेक करें और जिस मॉड्यूल की रिक्वायरमेंट अभी चाहिए आप कस्टमर से कहेंगे आप हमें उसी की रिक्वायरमेंट दें। आप टाइम ले लें, आप 2 डेज लें, आप 3 डेज लें, आप एक हफ्ता ले लें, लेकिन जो मॉड्यूल अगर क्विज का मॉड्यूल है तो उसमें जो जो रिक्वायरमेंट्स आपको चाहिए वो सारी एक्सप्लिसिटली हमें बताएं सो दैट हम उस पर काम स्टार्ट कर दें।
और जब क्विज की Yes. एक्टिविटी कंप्लीट हो जाए फिर नेक्स्ट फेज पे हम कोर्स मैनेजमेंट पे आए कि कोर्स क्रिएट हो रहा है, कोर्स में रजिस्ट्रेशन हो रही है, वो टोटली एक डिफरेंट पार्ट है। उसकी कोई रिक्वायरमेंट क्विज से लिंक नहीं होनी चाहिए। अलग अलग इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स हों और उनकी रिक्वायरमेंट्स अलग अलग हो। जब आप वो डिफाइन करेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली फिर हम उस पे पैरेलल पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे। जी ठीक है, क्लियर हो गया? यस ओके, अच्छा जी, यहाँ तक कोई और क्यूरी? जैसे यहाँ पे देखें इंक्रीमेंटल मॉडल पे काम हो रहा है। इंक्रीमेंटल मॉडल पे क्या काम हो रहा है? बिल्ड वन, यानी कि जो फर्स्ट आइटरेशन है उसमें आपने सिस्टम की स्पेसिफिकेशन दी, उसको डिजाइन किया, इम्प्लीमेंटेशन, इंटीग्रेशन और कस्टमर को डिलीवर कर दिया। फिर उसी स्पेसिफिकेशन में से बिल्ड टू में से आपने फर्दर स्पेसिफिकेशन निकाली, उसको डिजाइन दे दिया, इम्प्लीमेंटेशन, इंटीग्रेशन और कस्टमर के हैंड ओवर कर दिया। फिर आपने उसी मतलब ये एक ही सॉफ्टवेयर की बात, एक ही एप्लीकेशन की ये बता रहे हैं कि डिफरेंट इंक्रीमेंट्स में आप एक एप्लीकेशन को कैसे डिफरेंट इंक्रीमेंट्स में जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फिर बिल्ड थ्री, उसी वो जो आपने स्पेसिफिकेशन दी थी वहीं से आपने फिर फर्दर जो रिमेनिंग रिक्वायरमेंट्स है वो निकाली, उसका डिजाइन दिया, उसका इम्प्लीमेंटेशन और डिलीवर टू क्लाइंट। अच्छा, ये सब आपस में एक दूसरे से भी इंटीग्रेटेड होंगे क्योंकि एप्लीकेशन तो एक ही है ना, तो वो चीज़ डिजाइन में इम्प्लीमेंट आपके पास अपडेट होती चली जाएगी। फिर बिल्ड एंड में स्पेसिफिकेशन, डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन, इंटीग्रेशन एंड देन डिलीवर टू द क्लाइंट। ईच इंक्रीमेंट इटसेल्फ इज अ मिनी वाटरफॉल। हर इंक्रीमेंट इटसेल्फ क्या है? एक मिनी वाटरफॉल है। लाइक यहाँ पे हमारे पास क्या है? इंक्रीमेंट वन में हम प्लानिंग करेंगे, एनालिसिस, डिजाइन, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट। फिर नेक्स्ट सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स के लिए तो हर इंक्रीमेंट इटसेल्फ इज अ मिनी वाटरफॉल, मतलब काम सारा वही है जो इनिशियल प्रोसेस मॉड्यूल में किया था, लेकिन उसको हमने डिफरेंट मॉड्यूल्स में ब्रेक करके कर रहे हैं। ठीक है, बेनिफिट्स क्या है? लेस प्रोजेक्ट फेलियर के चांसेस कम से कम हो गए क्योंकि हम इंक्रीमेंट्स में काम कर रहे हैं, चीजें बना बना के साथ साथ कस्टमर के हैंड ओवर कर रहे हैं। बेटर प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी आपकी एंड लोअर डिफेक्ट रेट्स कम से कम होंगे क्योंकि साथ साथ कस्टमर यूज भी कर रहा है आपकी एप्लीकेशन को। ऐसा नहीं है कि 1 साल तक वेट करने के बाद आप बनाए जा रहे हैं उसके बाद फिर एरर आइडेंटिफाई हो रहा है। जो चीज़ बनाते जा रहे हैं साथ साथ कस्टमर के हैंड ओवर भी कर रहे हैं। शोन बाय रिसर्च इनटू इटरेटिव एंड एवोल्यूशनरी मेथड्स, early rather than late mitigation of high risk technical requirement। आप पहले से ही रिस्क को मिटिगेट कर सकते हैं आइटरेटिव मॉडल में क्योंकि आप साथ साथ डेवलपमेंट कर रहे हैं। ठीक है, एक सेट ऑफ मॉड्यूल लिया, उसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स दी, उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, तो टेक्निकल रिक्वायरमेंट, ऑब्जेक्टिव, यूजेबिलिटी से रिलेटेड जो रिस्क है वो स्टार्ट में ही ओवरकम हो जाएंगे। ईयरली विजिबल प्रोग्रेस, ठीक है, स्टार्ट से ही प्रोग्रेस नजर आने शुरू हो जाएगी। कस्टमर का फीडबैक मिल रहा है, कॉम्प्लेक्सिटी बेटर मैनेज हो रही है और लर्निंग जो है वो आइट्रेशन के साथ साथ आपकी बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे आइट्रेशन बढ़ती जाएंगी आपकी लर्निंग और ज़्यादा इम्प्रूव होती चली जाएगी। इसको हम यहीं तक रखते हैं, फिर हम 20 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं और आफ्टर ब्रेक फिर हम दोबारा से